बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दी नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलूम रांची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। तो देखो स्टूडेंट्स, बता रहे थे कि हम लोग को कुछ मैथ्स पढ़ना है, जिसमें मैथ में जो सबसे बड़ा सेक्शन पढ़ना है वो कैलकुलस है। कैलकुलस में टॉपिक आता है लिमिट, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा मिनिमा और डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अलावा ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है और एक मेजर सेक्शन जो हम लोग को पढ़ना है वो ग्राफ पढ़ना है। फिजिक्स में हर चैप्टर्स में कुछ ग्राफ आएगा, तो ये सब कुछ आएगा। आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है स्लोप एंड इट्स एप्लीकेशन इन फिजिक्स। तो आप देखिए, आपको एक नोट्स मिला होगा। नोट्स में ये पूरा लिखा हुआ है, आपको सिर्फ यहाँ पे समझना है। आप इस नोट्स को घर में अपने कॉपी में लिख लेना है। आज जो लोग अभी तक नहीं लिखे हैं, क्लास के बाद लिख लीजिएगा, और नेक्स्ट डे से जब आपको ये नोट्स भेजा जाएगा तो आप पहले ही लिख लीजिएगा, और लिख करके वो कॉपी आप साथ में रखिएगा जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हों, ताकि आपको ये समझ में आए कि जो पढ़ाया जा रहा है वो क्या लिखा हुआ है इसमें। तो नेक्स्ट डे से आप ऐसा कीजिएगा। चलिए हम लोग स्लोप स्टार्ट करते हैं। कर अ टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय एनी स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स स्लोप। तो साउंड प्रॉब्लम यहाँ तो ऑन है। तो देखिए यहाँ पे ये सपोज करो कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आप जानते हैं कि इसके बाद पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, इधर नेगेटिव, पर यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा डिफरेंस है। सपोज कीजिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है। ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है। तो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को जहाँ कट कर रहा है उसके राइट साइड जाइएगा तो इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन बोलते हैं स्लोप डिफाइन करने के टाइम, और इसके लेफ्ट साइड जाइएगा तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। नॉर्मली हम लोग मैथ्स में यहाँ के बाद को ओरिजिन के राइट साइड को पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ओरिजिन के लेफ्ट साइड को नेगेटिव एक्स एक्सिस, लेकिन जब स्लोप डिफाइन करते हैं तो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को जहाँ कट करता है उसके राइट साइड को पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन बोलते हैं, और इस साइड चले जाएंगे तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन बोलते हैं। अब आइए, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से ले करके स्ट्रेट लाइन तक ऐसे कहीं मुड़ जाइए आप, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से लेकर के स्ट्रेट लाइन तक जहाँ जाइएगा, जब तक कि स्ट्रेट लाइन मिलेगा आपको, तो इसमें जो एंगल बनेगा, सपोज कीजिए कि एंगल थीटा बना, तो स्लोप कैसे डिफाइंड होता है? स्लोप डिफाइंड होता है, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और ये डिफाइंड होता है आपको tan थीटा। वॉल्यूम बच्चा इंक्रीज करने बोल रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज करने का ऑप्शन है। तो जैसे कुछ बच्चा लिखा है कि ग्रुप में नहीं आया है पीडीएफ, एक बार चेक कर लेना। नहीं आया होगा तो संजीव सर को मैसेज करना, बाद में देख लेना। ऐसे ग्रुप में भेजा गया है। वॉइस प्रॉब्लम है तो उसको ठीक किया जा रहा है। देखिए, या हो सकता है जो लोग हेडफोन नहीं लगाए हेडफोन लगा लीजिए। तो फिर से समझिए कि एक स्ट्रेट लाइन है, वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को जहाँ कट कर रहा है, आपको उसके राइट साइड जाना है, और राइट साइड से एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाना है, और राइट साइड से एंटी क्लॉकवाइज मुड़ने के बाद जितना एंगल बना रहा है ये स्ट्रेट लाइन, उस एंगल में आप tan थीटा लगा दीजिए। इसमें जो tan थीटा का वैल्यू आएगा
इसको हम लोग स्लोप बोलते हैं। स्लोप आप कई बार अपने आम जीवन में डेली लाइफ में भी सुने होंगे। जैसे कभी आप पहाड़ से उतर रहे हो और बहुत तेज़ी से उतर रहे हो बहुत, तो वहाँ पे कभी कभी शब्द इस्तेमाल होता है कि ढलान बहुत ज़्यादा है, स्लोप बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ ढलान बहुत ज़्यादा होता है हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में या मैथमेटिक्स की भाषा में कि स्लोप ज़्यादा है। यदि आप कभी कारगिल वार पे विक्रम बत्रा या मनोज सिंह यादव का, जोगेंद्र सिंह यादव का, यदि आप उनका डॉक्यूमेंट्री देखे हों तो देखिएगा वो लोग जब तोरो लिंग के ऊपर चढ़ाई करता है तो उस डॉक्यूमेंट्री में वर्ड इस्तेमाल होता है कि स्लोप 80 डिग्री है, स्लोप 85 डिग्री है, बहुत ज़्यादा स्लोप है, इस तरह का वर्ड इस्तेमाल होता है। तो हम लोग इस तरह का जो वर्ड है उसके ऊपर भी बाद में विचार करेंगे। अभी आप स्लोप का मीनिंग समझ रहे हैं। स्लोप को हिंदी में ढलान बोलते हैं, ठीक है। तो स्लोप डिफाइंड होता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को जहां कट करता है उसके राइट साइड जाइए और राइट साइड से एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाइए। इसमें जो एंगल बनेगा, इस एंगल का tan थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए। तो इसमें tan थीटा का जो वैल्यू आएगा इसको हम लोग स्लोप बोलते हैं। अब आगे आते हैं। सपोज करो कि इस स्ट्रेट लाइन पे दो पॉइंट है, एक पॉइंट का नाम P है और दूसरे पॉइंट का नाम Q है। सपोज करो P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो x1, y1 है और Q पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो x2, y2 है। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1, Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2, y2। थोड़ा सा आप जो 10th क्लास में मैथमेटिक्स पढ़े हैं आप इसको लिख सकते हैं कि ये x1 है। सिमिलरली इसको यहां मिलाइए तो आप इसको यहां लिख सकते हैं कि ये x2 है। उसी टाइप से ये वाला वैल्यू आपका y1 होगा और ये वाला वैल्यू आपका जो है वो y2 होगा, ऐसा। अब आप क्या कीजिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। आप मैथमेटिक्स जानते हैं, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल है तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। अब आइए, ये पूरा डिस्टेंस x2 है, ये डिस्टेंस x1 है, तो आप ये डिस्टेंस को लिख सकते हैं कि ये x2 माइनस x1 होगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस y2 है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस y1 है, तो आप लिख सकते हैं कि ये डिस्टेंस y2 माइनस y1 होगा। आप इस ट्रायंगल को बाहर भी कर सकते हैं कि ये x2 माइनस x1 है, ये y2 माइनस y1 है और ये एंगल थीटा है। तो यहां से tan थीटा कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो स्लोप का एक फार्मूला आपका हो गया कि tan थीटा से स्लोप निकालते हैं। स्लोप का दूसरा फार्मूला हुआ कि ये y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। मीन्स कि जब एंगल दिया होगा तो हम लोग tan थीटा से निकालेंगे। यदि दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया होगा तो कोऑर्डिनेट से हम लोग ऐसे निकालेंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। एक और तरीका है, इसको हम लोग लिखते हैं y2 माइनस y1 को डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। डेल्टा y का मतलब हुआ डिफरेंस इन y और डेल्टा x का मतलब हुआ डिफरेंस इन x। इसमें एक टर्म और जोड़ेंगे हम लोग, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा एक टर्म समझना पड़ेगा पहले, तब वहां पे वो समझ में आएगा कि वो क्या लिखा हुआ है। बीच बीच में रुक जा रहा है, ठीक है, नेट स्लो चल रहा। देखिए, एक बच्चा कुछ साउंड का प्रॉब्लम है, पहले वो लोग साउंड ठीक करो। कुछ तुम लोग का अपना प्रॉब्लम होगा, शायद इंटरनेट कनेक्शन। देखो, एक बार फिर से हम समझा दे रहे हैं शुरू से। सपोज करो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को जो है सो यहाँ पे कट किया, और जहाँ पे कट किया आपको उसके राइट साइड जाना है
और राइट साइड से मुड़ करके आपको एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है, जिधर घड़ी घूमता है उसके उल्टा। यदि आप क्लॉकवाइज घूमेंगे तो इस साइड आएंगे, आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आप इस तरीके से घूमेंगे, तो इसमें जो एंगल बनेगा, मान लीजिए कि ये थीटा एंगल बना, ये जितना एंगल बनेगा आपको उस एंगल का tan थीटा कैलकुलेट करना है। ट्रिगोनोमेट्री में 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है, उसमें आपको tan थीटा निकालना होता है, और tan थीटा का जो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, tan थीटा के इस वैल्यू को स्लोप बोलते हैं। ऐसा, तो यही डेफिनेशन लिखा हुआ है कि टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय एनी स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स स्लोप। अब आइए, चलो इसको हम फिर से यहां फिर बना भी दे रहे हैं। ऐसा है, ये एंगल थीटा है, तो अभी हम बताए तुमको कि स्लोप क्या डिफाइंड होता है, tan थीटा के वैल्यू को स्लोप बोलते हैं। रिपीट कर दे रहे हैं, और कुछ बात आपको हो सकता है ना, आप समझते रहिए, बहुत सारा बात आपको क्वेश्चन के माध्यम से भी क्लियर होगा। कोई भी नया टॉपिक होता है तो थोड़ा समझने में दिक्कत आता है। ये स्लोप जो पढ़ा रहे हैं आप कभी 10 तक देखे नहीं थे, तो आप यहाँ ध्यान से सुनते रहिए, चैट मत कीजिए, और उसके बाद भी प्रॉब्लम रहेगा तो आप ना व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। आप ग्रुप में मैसेज नहीं करके, आप मेरा नंबर है उसमें ग्रुप में आप चेक कीजिएगा, ये वाला नंबर, आप इस नंबर पे हमको मैसेज कीजिएगा कि हमको फलना लाइन नहीं समझ में आया, तो हम आपको बता देंगे। अभी आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। तो ये नंबर है 9801931734। जिनको दिक्कत रह जाएगा वो क्लास के बाद व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। अब आइए यहाँ पे वापस, तो ये tan थीटा का वैल्यू आपका स्लोप कहलाता है। हम बता रहे थे कि यहाँ पे एक पॉइंट लेना आपको P, यहाँ पे एक पॉइंट लेना आपको Q। P का कोऑर्डिनेट है x1, y1। तो जो लोग मैथमेटिक्स जानते हैं, ये वैल्यू y1 होना चाहिए और आपका ये वैल्यू x1 होना चाहिए। सिमिलरली यदि आप यहाँ का कोऑर्डिनेट लिखते हैं x2, y2, तो इसको मिलाइए, ये पूरा लेंथ y2 होगा, ये पूरा लेंथ y2 होगा, और आप कह सकते हैं कि ये लेंथ आपका x2 होगा। आप इसको यहाँ मिला दीजिए, तो ये एंगल आपका थीटा है, क्यों, कोरस्पोंडेंस से। तो आपको ये लेंथ बताना है कि ये लेंथ कितना होगा, तो ये लेंथ होगा आपका y2 माइनस y1। ये पूरा x2 है, ये x1 है, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये x2 माइनस x1 है। अभी भी जिनको दिक्कत है, हम ट्रायंगल अलग कर दे रहे हैं, ये y2 माइनस y1 और ये x2 माइनस x1, और ये एंगल थीटा है। आप राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा कैलकुलेट करते हैं p बाई बी से, तो थीटा के सामने p और ये b बन गया, तो ये वैल्यू हो गया आपका y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो स्लोप निकालने का अभी तक आपको दो फार्मूला बताए हैं। एक फार्मूला है कि एंगल दिया होगा तो tan थीटा से निकालेंगे, और दूसरा है कि यदि कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया होगा तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अभी तक ये दो तरीका हुआ। आगे बढ़िए, इसको आप लिख सकते हैं डेल y बाई डेल x। डेल वर्ड का मतलब होता है डिफरेंस, तो y का डिफरेंस डिवाइडेड बाई x का डिफरेंस, तो इसको हम लोग लिखेंगे डेल y बाई डेल x। अब इसको थोड़ा यहीं पे छोड़ देते हैं, थोड़ा आगे इधर देखिए आप, जैसे हम कहीं लिखते हैं x इज इक्वल टू 1.99, इस तरह से बहुत सारा हम 9 बैठा दें, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये 2 लिखा हुआ है, पर इसको क्रूड सेंस में आप 2 बोल सकते हैं, रफली आप इसको 2 बोल सकते हैं। x इज इक्वल टू 2, आप इसको ऐसा रफली बोल सकते हैं। लेकिन यदि मैथमेटिक्स के संविधान के अनुसार बात कीजिएगा
तो इसको लिखा जाता है इस तरीके से, LIM नीचे x एरो दे करके 2। इस LIM को पूरा पढ़ना है आपको, लिमिट पढ़ना है, और यहाँ x है, ये जो एरो है इसको एरो ना पढ़ के आपको इसको टेंड्स रीड करना है, TENDS टेंड्स। तो हम लोग इसको पूरा बोलेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2। इसका मतलब क्या होता है कि वो वैल्यू एग्जैक्ट 2 नहीं है, 2 के काफ़ी क्लोज है। जैसे ये वैल्यू एग्जैक्ट 2 नहीं है बल्कि 2 के काफ़ी क्लोज है। जैसे आप दूसरा लिखते हैं x बराबर 3.00, ऐसा बहुत सारा जीरो बैठा दीजिए आप, तो आप इसको x इज इक्वल टू रफली 3 लिख सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार आप x इज इक्वल टू 3 लिखेंगे तो ये गलत है। मैथमेटिक्स का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप इसको लिमिट x टेंड्स टू 3 लिखिए, मतलब कि वो 3 के काफ़ी करीब है पर एग्जैक्ट 3 नहीं है। तो एक नया टर्म आता है मैथमेटिक्स में 11th क्लास में, उसको हम लोग लिमिट बोलते हैं, और लिमिट शब्द का मतलब होता है कि वो वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, उसके काफ़ी क्लोज है। तो ये लिमिट शब्द का मतलब होता है। हम कहीं लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, मतलब कि वो वैल्यू 0 नहीं है, 0 के काफ़ी क्लोज है, ये मतलब होता है। अब आइए सपोज करो कि तुम लिखते हो x1 इज इक्वल टू 4 और x2 इज इक्वल टू लिखते हो 9, तो x2 माइनस x1 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। x2 माइनस x1 को आप डेल्टा x लिख सकते हैं, तो ये हो गया आपका डेल्टा x इज इक्वल टू 5, डेल्टा x इज इक्वल टू 5। लेकिन सपोज करो कि यहीं पे हम x3 इज इक्वल टू ले लेते 4.000, कुछ इस टाइप से ले लेते, और अब हम तुमको बोलें कि कैलकुलेट करो x3 माइनस x1, मीन्स कि डेल्टा x निकालो, तो 4 में से इसको घटाइए तो ये बहुत सारा जीरो बैठेगा, जो भी है हम एग्जैक्ट नहीं गिन रहे हैं, बहुत सारा जीरो है, और उसके बाद 1 आएगा। तो क्या तुम लोग इसको बता सकते हो कि इसको 0 लिखेंगे या लिमिट टेंड्स टू 0 लिखेंगे? हम लोग इसको मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग 0 नहीं लिख सकते, बल्कि हम लोग को लिखना होगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, और ये वैल्यू फिर यही आएगा जितना आ रहा है, जितना लिखा हुआ है यहाँ पे, ऐसा। तो ये लिमिट शब्द का मतलब हो रहा है, चूंकि ये वैल्यू 0 के काफ़ी क्लोज है, 0 के काफ़ी क्लोज है, इसलिए हम लोग लिखेंगे लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। लेकिन ऐसा डेल्टा x में खास बात यह है कि इसको dx लिखा जाता है, इसको dx लिखा जाता है, मीन्स कि वैसा डिफरेंस जो बहुत छोटा वैल्यू देता है, वैसा डिफरेंस जो टेंड्स टू 0 होता है, वैसा डिफरेंस में डेल को हटा करके इसको d से रिप्लेस कर दिया जाता है। वैसा डिफरेंस जो बहुत छोटा होता है वहाँ से डेल को हटा करके और d लिख दिया जाता है, ऐसा नियम है, ऐसा मैथमेटिकल रूल्स बनाया गया है, और रूल्स आपको याद रखना होता है। तो इसको हम लोग dx बोल सकते हैं, इसको हम लोग dx बोल सकते हैं। अब आइए यहाँ पे देखिए, इसमें हम लोग लिख दें लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, यह है डेल्टा y बाई डेल्टा x, तो ये बन जाएगा dy बाई dx। कोई बोलेगा ये कैसे हुआ? तो अभी तो बताया आपको कि जब डिफरेंस एक्सट्रीमली स्मॉल हो जाता है, जब डिफरेंस एक्सट्रीमली स्मॉल हो जाता है, जब वो अत्यंत छोटा हो जाता है, तो ऐसा डिफरेंस में डेल्टा हटा करके d लिखा जाता है। तो वही हम लोग काम किए, डेल्टा दोनों जगह हटा दिए और यहाँ पे d लिख दिया गया।
तो अब फाइनल आइए कि स्लोप का क्या क्या फार्मूला हुआ। स्लोप का फार्मूला हुआ tan थीटा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 एंड दैट इज इक्वल टू dy बाई dx। यही स्लोप का फार्मूला है, आपको फार्मूला याद रखना है। आज के क्लास में स्लोप निकालने के लिए इससे और इससे सिखाएंगे, tan थीटा से कैसे स्लोप निकलता है और कोऑर्डिनेट से कैसे निकलता है। ये जो dy बाई dx से स्लोप निकालने का मेथड है ये आज नहीं पढ़ेंगे, ये अभी हम लोग पढ़ें, इसके लिए और भी टॉपिक जानना पड़ेगा। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। dy बाई dx से हम लोग तभी स्लोप निकाल सकेंगे जब हम लोग मैथ्स का अगला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। पर यदि हम लोग ये दोनों भी समझ लेते हैं तो आइए देखिएगा, हम आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन का कुछ अच्छा खासा फिजिक्स का क्वेश्चन सिखा सकते हैं कि कैसे स्लोप में tan थीटा से या y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 से फिजिक्स में कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो अभी आपको इतना याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। एक आपको नोट्स में टेबल दिया हुआ है, टेबल में साइन कॉस ये सब का वैल्यू दिया हुआ है। चूँकि tan थीटा का यहाँ वैल्यू का ज़रूरत पड़ेगा तो आप टेबल थोड़ा सा याद कर लीजिए, याद नहीं भी करें तो ट्रिगोनोमेट्री हम आपको पढ़ाएंगे, आप अभी टेबल की सहायता से वो डाटा देख सकते हैं कि वो tan थीटा का वैल्यू कितना है। तो सामने नोट्स में यहाँ पे 0 to 180 डिग्री में कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज लिखा हुआ है, जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब आगे आइए। अब हम लोग इस पर थोड़ा सा छोटा छोटा क्वेश्चंस बनाते हैं। एक लड़की लिखी है दीक्षा श्रीवास्तव, या क्या लिखा हुआ है कि 10:1 में डेल्टा ही होगा, तो नहीं, जब डिफरेंस बहुत छोटा होगा या आप किसके रिलेटिव में ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। आपको आगे बहुत सोचने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे हम यूज करेंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। एक लड़का बोला स्लोप इज डिनोटेड बाय, तो लिखा हुआ भाई कि स्लोप इज डिनोटेड बाय m, पहले शायद हम लिखे थे स्लोप इज डिनोटेड बाय m। आपके पास सीट यदि है तो आप सीट देखिए पेज नंबर 2 में, और उसमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, आप बनाने का भी कोशिश कर सकते हैं। जैसे देखिए ये y एक्सिस है, ये x है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये 60 डिग्री है, कहता है इसका स्लोप निकालो। एक पहले में प्रशांत नाम का लड़का था, वो बोला था सर हमको थोड़ा कम समझ आ रहा है, वो समझने की कोशिश करना, न्यूमेरिकल के माध्यम से बहुत कुछ समझ में आता है। तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन यहाँ कट कर रहा है, हम आपको बोले थे कि जहाँ कट करेगा उसके थोड़े राइट साइड जाइएगा और राइट साइड से एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाइएगा, और एंटी क्लॉकवाइज मुड़ने के बाद जो एंगल आएगा उस एंगल का tan थीटा निकालिएगा। मीन्स कि यहाँ पे ये एंगल यूज होगा और ये एंगल 30 डिग्री होगा, जबकि एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। तो आप कहेंगे कि ये 60 क्यों दिया है? वो आपको गुमराह करने के लिए दिया हुआ है, आपको धोखा देने के लिए दिया गया है, आप कितना कंसेप्ट समझते हैं ये चेक करने के लिए दिया गया है। तो इसका जो हम लोग स्लोप कैलकुलेट करेंगे tan थीटा, उसमें थीटा ना 60 डिग्री नहीं लेकर के 30 डिग्री लेंगे। ठीक है, जहां कट करेगा उसके राइट साइड और राइट साइड से एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा एंगल दिया उस पर मत जाइए, आपको कौन सा एंगल का रिक्वायरमेंट है उसको देखना है। तो हम लोग को रिक्वायरमेंट है 30 डिग्री, तो इसका वैल्यू आप जानते हैं कि 1/√3 होता है। जो लोग नहीं जानते हैं टेबल बना के हम लिख दिए हैं, आप देख लीजिएगा। तो इसका स्लोप हुआ 1/√3। इसका दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, ऐसा फोटो दिया हुआ है और यहाँ पे आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, इसमें आपको स्लोप निकालना है। तो देखिए एक्स एक्सिस को यहाँ कट कर रहा है, एक्स का कटिंग देखना है, वाई का नहीं। तो एक्स को यहाँ कट किया, इसके आगे जाइए और आगे से फिर ऐसे मुड़िए और ये एंगल पता कीजिए मैथमेटिक्स से कि कितना होगा। तो क्या होगा बताइए, यहाँ 30 है, यहाँ 90 होता है, तो ये एंगल आप जानते हैं कि 60 डिग्री होगा, और वर्टिकली अपोजिट से ये भी एंगल आपका 60 डिग्री होगा। इसका ये मतलब हुआ कि tan 60, और ये वैल्यू आप जानते हैं कि √3 होता है।
तो इसका स्लोप जो है सो √3 होगा। चलिए आगे आते हैं। कुछ लोग जवाब भी दे रहे हैं, अच्छा है जो लोग समझ रहे हैं, और जो लोग नहीं समझ रहे हैं वो समझने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, उसमें दिया हुआ आपको कि ये y है और ये x है और ये 60 डिग्री है। हम आपको बताया कि जहां कट किया, कट के राइट साइड जाना है, एक्स एक्सिस को जहां कट किया उसके राइट साइड, और राइट साइड से एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है। हमको ये एंगल का जरूरत है। लगाइए मैथमेटिक्स 90, तो आप लोग शायद जानते होंगे कि ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। लीनियर पेयर से ये 180 होता है, तो लीनियर पेयर से ये 180 होता है, तो ये वैल्यू आपका 150 आ जाएगा। तो tan 150 आप टेबल में देखिए, इसका वैल्यू -1/√3 है, तो इसका आंसर -1/√3 होगा। एक क्वेश्चन आपको ऐसा दिया हुआ है कि यह एंगल 45 डिग्री है, तो जहां कट कर रहा है, जैसे यहां पे कट कर रहा है, आप इसके राइट साइड में जाइए और राइट साइड से ना आप एंटी क्लॉकवाइज लाइन तक जाइए, जहां ये लाइन दिया हुआ स्ट्रेट लाइन, यहां तक आइए। अब आप इसका वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। ये 45 है, तो लीनियर पेयर से कैलकुलेट करेंगे तो ये 135 आएगा। तो आप इसका स्लोप निकालेंगे तो ये 135 आएगा, और इसका वैल्यू -1 होता है, तो ये वैल्यू जो है वो -1 होगा। नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन। ये दिया हुआ है कि ये y है, ये x है, और ये 10 है और ये 5 है। हम लोग का इसका स्लोप निकालना है। तो देखिए, आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 10th क्लास में पढ़े होंगे। y एक्सिस है, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, और y 10 है। ये x एक्सिस है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट 5,0 होगा। यहाँ पे 5,0। लास्ट क्वेश्चन रिपीट करने बोल रही है एक लड़की। ये एंगल कितना डिग्री था? सॉरी, ये नहीं था, ये 45 था जी। अदिति वर्मा, आप देखिए यहां कट किया, इसके आप राइट साइड जाइए और राइट साइड से आप एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाइए। तो ये एंगल आप कैलकुलेट कीजिए ना, कितना आ रहा है? 180 - 45, ये बचेगा 135, और स्लोप आप निकालिए 135। ऐसे ही आप मैथ्स में देखिए, पीछे टेबल हम लिख दिए हैं, इसका वैल्यू -1 है, इसलिए इसका आंसर जो है वो -1 होगा। अब आइए, हम लोग यहाँ लिख रहे थे कि ये 10 है, ये 5 है, तो कोऑर्डिनेट अरेंज करें इस पॉइंट का 0,10, इसका 5,0। तो स्लोप निकालने का फार्मूला पढ़ाए, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो y2 कोई भी 2 ले लीजिए, जैसे आप इसको x2 लीजिए, इसको y2 लीजिए, और यहाँ पे इसको x1 लीजिए और इसको x2 सॉरी ये y2 लीजिए। तो सॉल्व कीजिए इसमें 0, 10 और यहाँ पे 5 - 0, तो ये आंसर आपका -2 आएगा। ज़्यादातर लोग का आंसर -2 था, वो सही आंसर है, और जिनका आंसर +2 आ रहा था वो गलत आंसर है। तो इसका आंसर जो है वो -2 होगा। कोई बोलेगा सर इसको tan थीटा से क्या नहीं निकाल सकते हैं? tan थीटा से तो निकाल सकते हैं। शायद बैच 1 का बच्चा लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा है, वो लोग तो समझ जाएगा, लेकिन जो ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ा है शायद उनको थोड़ा दिक्कत आएगा। इसलिए हम कहते हैं कि जब कोऑर्डिनेट दिया हो तो ये मेथड बढ़िया है।
कोऑर्डिनेट दिया हो तो आप ऐसे ही पुट करके बनाइए। वैसे हम एक और मेथड बता देते हैं। तो देखिए एक और मेथड क्या है, ये आपका 10 है, ये 5 है। जहां कट कर रहा है उसके राइट साइड जाइए और आप राइट साइड से एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है। इसमें जो एंगल बनेगा वो थीटा है। तो tan थीटा का वैल्यू आपको स्लोप देता है। इधर तो कहीं ट्रायंगल ही नहीं बन रहा है, तो जब ट्रायंगल ही नहीं बन रहा है तो tan थीटा कैसे निकालेंगे? तो देखिए हम लोग एक दूसरा रास्ता अपनाते हैं। ये जो ट्रायंगल है जिसमें ये 10 है, ये 5 है, आप लोग जो लोग गणित समझते हैं मैथमेटिक्स, ये एंगल 180 माइनस थीटा होगा। समझिए ये एंगल आपका थीटा था, तो ये एंगल 180 माइनस थीटा होगा। अब इसको छोड़िए, इस ट्रायंगल में ये पोल हो गया, ये बेस और ये हाइपोटेनस, पोल बेस और ये हाइपोटेनस। तो tan 180 माइनस थीटा ये 10/5 हुआ। मैथ्स में इसका फॉर्मूला माइनस tan थीटा होता है, हम पढ़ाएंगे बाद में आपको। तो ये हो गया आपका 2, माइनस आप उस साइड ले जाइए तो -2, और स्लोप सिर्फ tan थीटा को बोलते हैं, माइनस tan थीटा को नहीं। इसका मतलब हुआ कि यही स्लोप होगा, तो स्लोप हो गया इसका -2। जिनको ये मेथड आसान लगा हो वो ये मेथड से बनाइए, पर मेरा मानना है कि फिलहाल आपको ये मेथड ज़्यादा अच्छा लगेगा। कुछ समय के बाद थोड़े आप मैथ सीख जाएंगे तो आपको वो ज़्यादा आसान लगेगा। तो फिलहाल कम से कम आपको इससे समझना है। ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन हम ऐसा और बता रहे हैं आपको। देखिए एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 4 है और ये 6 है। आपको इसका स्लोप निकालना है। कोऑर्डिनेट सेट कीजिए। इसका कोऑर्डिनेट होगा बच्चा लोग 4,0। x का 4 है और x पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। इस पे आइए, इस पे आइएगा तो y पे 0 होता है x कोऑर्डिनेट, और ये -6। ठीक है। अभी जैसे एक लड़का लिखा है अंकित मिश्रा, सर प्लीज रिपीट अगेन। देखो हम बताए ना, सेकंड मेथड अभी तुमको समझने में दिक्कत आएगा, आप उसको छोड़ दीजिए, आपको पहला मेथड समझना है। और स्लोप नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, उस पर मत जाइए आप। क्या हो सकता है उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। आप कोऑर्डिनेट से समझिए। यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं तो इसका 4,0, इसका 0, -6। ये y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। कहीं भी 2 ले लीजिए, जैसे इसको हम 2 ले लेते हैं और इसको यहाँ पे 1, तो y2 हो गया 0 और y1 हो गया -6। तो 0 माइनस -6 बाय x2 हो गया 4 और x1 हो गया 0, तो 4 माइनस 0, तो ये हो गया आपका 6/4 इज इक्वल टू 3/2। ऐसा इसी को सेकेंड मेथड से देखिए। जो लोग समझना चाहते हैं दोबारा समझ में आ जाएगा। आप एक ऐसा फार्मूला याद रख सकते हैं, मैथमेटिक्स में होता है। एक लड़का प्रशांत लिखा है, सर किसी को भी x और y मान सकते हैं। तो हाँ, आप उल्टा भी मान के चेक कीजिएगा घर में आंसर, आपको जरूर सेम आंसर आएगा। आप किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2 मान सकते हैं, दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन ऐसा था कि ये 4 है, ये 6 है। नियम आपको नहीं भूलना है कि जहां कट किया है उसके राइट साइड जाना है, जहां कट किया है उसके राइट साइड जाना है, और राइट साइड से एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है, और ये एंगल थीटा। तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी एंगल थीटा होगा। तो देखिए जो ट्रायंगल बन रहा है ये 6 है, ये 4 है और ये एंगल थीटा है।
tan थीटा स्लोप देता है, तो 6/4 ये 3/2, इसका मतलब हुआ कि इसका भी स्लोप इस मेथड से भी वही आएगा, तो आंसर हो गया आपका 3/2। तो चलिए ये हो गया, आपको कोऑर्डिनेट वाला सिखा दिए कैसे बनता है। स्लोप में कुछ आगे पॉइंट्स दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन स्लोप, जिसका बहुत सारा एप्लीकेशन होगा फिजिक्स में। स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट, देखते हैं ये क्या होता है आगे चल के, एक दो पॉइंट समझ लेते हैं। स्लोप ऑफ कर्व इज वेरिएबल, टू कैलकुलेट द स्लोप एट एनी पॉइंट ऑन कर्व ड्रॉ ए टेंजेंट एट दैट पॉइंट, if the tangent makes acute angle with positive direction of x-axis, then its slope is positive, and if it is obtuse angle, then its slope is, गलती से वहाँ फिर से पॉजिटिव लिखा हुआ है, आप नोट्स में थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, वहाँ पे नेगेटिव होगा। इस सेकेंड लाइन का सबसे नीचे में आप थोड़ा नोट्स में करेक्शन कीजिए, वहाँ नेगेटिव होगा, ठीक है। तो देखिए पहला लाइन लिखा गया है इसमें कि स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट। आइए थोड़ा इसका मतलब समझते हैं। जैसे ये y है और ये x है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट मान लीजिए 1 यहाँ है, 2 यहाँ है और तीसरा पॉइंट यहाँ है। तो पहला पॉइंट कहता है कि m1 बराबर m2 बराबर m3, m1 बराबर m2 बराबर m3। इस स्ट्रेट लाइन में 3 पॉइंट है और तीनों पॉइंट का स्लोप सेम होगा। कुछ और भी पॉइंट्स लेंगे, कोई बोलेगा 3 ही, थोड़ा एक और यहाँ ले लेते हैं 4, तो ये भी बराबर होगा। मीन्स कि एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करने वाला ऑल पॉइंट्स का, ऑल पॉइंट लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन हैव द सेम स्लोप। ऐसा क्यों? स्लोप जो है वो लाइन के लिए डिफाइंड होता है, एक कंप्लीट लाइन के लिए डिफाइंड होता है, और जब तक लाइन चेंज नहीं होगा तब तक स्लोप चेंज नहीं होगा। जिनको थोड़ा समझने में दिक्कत है उनको हम एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कैपिटल मतलब कि राजधानी देश के लिए होता है, जैसे हम कहते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली है, लेकिन कोई बच्चा जो रांची का है वो बोलेगा नहीं यार बताओ कि लालपुर की राजधानी कहाँ है। तो पहली बार यदि ऐसा सवाल किसी से पूछ दें कि लालपुर की राजधानी कहाँ है, तो बोलेगा कैसा पागल आदमी है। लेकिन इसको ऐसे समझा जाए कि लालपुर जो है वो रांची में है, रांची जो है वो झारखंड में है, झारखंड जो है वो भारत में है, और भारत की राजधानी दिल्ली है, मतलब कि लालपुर की भी राजधानी दिल्ली है। तो भारत में जितना गली मोहल्ला है, भारत में जितना गांव शहर है, सबके लिए कॉमन कैपिटल है, सबका राजधानी। तो आप ऐसा समझिए कि स्ट्रेट लाइन एक देश है और स्लोप इसका राजधानी है। जब तक देश नहीं बदलेगा तब तक राजधानी नहीं बदलेगा, तो जब तक लाइन नहीं बदलेगा तब तक स्लोप नहीं बदलेगा, ऐसा कुछ। तो जब स्ट्रेट लाइन बदलता है तब स्लोप बदलता है। सारा स्ट्रेट लाइन का स्लोप सेम नहीं होता है। अभी हम लोग अलग अलग स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाले थे और आंसर अलग अलग आ रहा था। तो जब लाइन बदलता है तब जाकर के उसका स्लोप बदलता है। एक ही लाइन रहेगा तो स्लोप नहीं बदलेगा। आपको ऐसा समझना है कि एक ही स्ट्रेट लाइन पे आने वाला डिफरेंट लाइन, देश का अलग अलग शहर है, देश का अलग अलग गांव है, और वो सब का राजधानी दिल्ली है। तो एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, ऐसा आपको समझ करके चलना है। अब आइए दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, और ये जो पॉइंट है हो सकता है कुछ लोग अभी इसको बहुत कैजुअल ले रहा होगा। अभी जस्ट आगे जाके वेलोसिटी एक्सेलरेशन आने वाला है, और वेलोसिटी एक्सेलरेशन में जिसको ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्लियर सेम होता है, लाइन चेंज होने पे स्लोप चेंज होता है, लाइन चेंज नहीं होता है तो स्लोप चेंज नहीं होता है, उनको वेलोसिटी एक्सेलरेशन कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत होगा, और आगे फिजिक्स में बहुत टर्म में दिक्कत होगा। तो आप इसको समझ लीजिए
कि जब तक लाइन चेंज नहीं होगा तब तक स्लोप चेंज नहीं होगा। एक गिवन स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। कुछ लोग कहेंगे ये कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। आइए थोड़ा सा आपको वो भी समझा देते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल ऐसे आप जानते हैं, कांस्टेंट उसको बोलते हैं जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, और वेरिएबल उसको बोलते हैं जिसका वैल्यू चेंज होता है। जैसे तुम लोग अभी जानते हो कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इसके पहले भारत का प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह था, इसके पहले भारत का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, इसके पहले भारत का प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल था, इसके पहले भारत का प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा था, इसके पहले भारत का प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव था। तो ये सब आप देख रहे हैं बदल रहा है, तो इसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। ये कभी फिक्स नहीं है, चेंज हो रहा है बार बार। 2024 में हो सकता है भारत का प्रधानमंत्री कोई और बन जाएगा, तो इसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। लेकिन 2015 में भारत की राजधानी दिल्ली थी, 2016 में भी दिल्ली है, अभी 2020 चल रहा है तो भारत का राजधानी दिल्ली है, आने वाला 2025 में भी भारत का राजधानी दिल्ली होगा। तो इसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट मतलब जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। जैसे आपके शरीर में 2 आँख है, आज कल भी 2 ही आँख होगा, परसों भी 2 ही आँख होगा, तो ये कांस्टेंट है। लेकिन हो सकता है कि आज आप रेड कलर का शर्ट पहने हो, कल कोई और कलर का शर्ट पहनेंगे, परसों कोई और कलर का शर्ट पहनेंगे, तो ये शर्ट जो है वो वेरिएबल है। तो ये कांस्टेंट और वेरिएबल का मतलब होता है। तो ये हो गया आपका कांस्टेंट और वेरिएबल। अब आइए दूसरा पॉइंट, एग्जाम्पल फिजिक्स में देंगे, थोड़ा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। कर्व का स्लोप कैसे निकालते हैं? कर्व का स्लोप, जैसे मान लो कि ऐसा कोई कर्व है, तो कर्व का स्लोप जो है वो फिक्स्ड नहीं होता है। कर्व के अलग अलग पॉइंट का स्लोप अलग अलग होता है, उसके कण कण का स्लोप डिफरेंट होता है। इसमें किसी पॉइंट पे स्लोप निकालना है, मान लीजिए कि यहां पे स्लोप निकालना है, तो कर्व में आपको जहां पे स्लोप निकालना है वहां पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए ऐसा, और ये टेंजेंट जितना एंगल बनाएगा, ये एंगल का tan थीटा का वैल्यू आपको स्लोप देगा। आप जानते हैं शायद, तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो भी ठीक है, 0 to 90 डिग्री में tan थीटा पॉजिटिव होता है, और 90 to 180 में tan थीटा नेगेटिव होता है। 0 to 90 डिग्री में tan थीटा पॉजिटिव होता है, 90 to 180 में tan थीटा नेगेटिव होता है। तो ये एंगल आपका 90 से छोटा है तो इसका स्लोप पॉजिटिव होगा। जो कर्व का स्लोप निकालना रहेगा, तो कर्व में स्लोप का एग्जैक्ट वैल्यू का इंपॉर्टेंस उतना नहीं है फिजिक्स में, जितना कि उसका पॉजिटिव नेगेटिव का इंपॉर्टेंस है। कर्व जब होगा तो फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स आएगा, उस न्यूमेरिकल में आपको स्लोप का पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू का रिक्वायरमेंट होगा। एग्जैक्ट वैल्यू का यदि कभी जरूरत पड़ा तो कुछ और डाटा वो प्रोवाइड कराएगा, मे बी वो टेंजेंट ड्रॉ कर देगा, एंगल खुद से बना देगा, ऐसा कुछ होगा। अभी जो आपको बात समझना है कि ये कर्व में स्लोप कैसे निकालते हैं, तो कर्व का अलग अलग जगह का स्लोप अलग अलग होता है। जिस पॉइंट पे स्लोप निकालना है वहां पे एक टेंजेंट प्लॉट करते हैं। वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो tan थीटा स्लोप देता है। यदि ये एक्यूट एंगल होगा तो पॉजिटिव स्लोप होगा, और यदि ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो नेगेटिव स्लोप देगा। जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि एक ऐसा कर्व दिया हुआ है, और मान लीजिए कि हम लोग को बोला जा रहा है कि इस जगह पे स्लोप निकालिए, तो आप यहीं पे टेंजेंट प्लॉट कर दीजिए, जहां पे निकालना वहीं पे टेंजेंट प्लॉट कर दीजिए, और x को जहां कट कर रहा है उसके राइट साइड जाइए, और राइट साइड से आप एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाइए, यही tan थीटा आपको स्लोप देगा। आप यहां देख पा रहे हैं कि एंगल 90 डिग्री से बड़ा है,
इसका मतलब हुआ कि इसका स्लोप जो है वो नेगेटिव है। आप लोग को एक क्वेश्चन दे देंगे हम, आपको उसमें बताना है कि कहाँ स्लोप पॉजिटिव है और कहाँ स्लोप नेगेटिव है। एक पॉइंट ए पे, बी पे, सी पे, डी पे और ई पे, ये 5 प्लेस पे आपको बताना है कि कहाँ स्लोप पॉजिटिव होगा और कहाँ स्लोप नेगेटिव होगा। ये आपका होमवर्क है, आप इसका जवाब हमको बताइएगा कि एक ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ के डिफरेंट पॉइंट्स पे पॉइंट आपको टिक कर दिया गया है, वहां पे आपको स्लोप बताना है। एक लड़का बोला है मैकेनिक्स आप ही पढ़ाएंगे, अभी तो हम ही पढ़ाएंगे, इसके बाद काइनेमेटिक्स हम ही पढ़ाएंगे। चलिए ये 2 पॉइंट आप समझ गए। तीसरा पॉइंट पे आइए, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज 0। यदि कोई स्ट्रेट लाइन है ऐसा ऐसा, तो कहता है कि इसका स्लोप 0 होगा। कोई बोलेगा सर क्यों, तो देख लेते। जैसे मान लो ये लाइन है, ये एंगल थीटा है, आप लाइन को ऐसे झुका दीजिए तो एंगल और घट जाएगा। इस लाइन पे कोइंसाइड करा दीजिए तो ये 0 डिग्री हो जाएगा, और tan 0 डिग्री 0 होता है। x के साथ जो एंगल बनेगा उस एंगल को, वैल्यू को tan थीटा को स्लोप बोलते हैं। पैरेलल लाइन आपस में एंगल नहीं बनाता है, तो ये लाइन x एक्सिस के साथ पैरेलल है और पैरेलल लाइन के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है, तो इसका x एक्सिस के साथ एंगल 0 डिग्री है, इसलिए इसका स्लोप 0 होगा। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज इनफाइनाइट। कोई लाइन ऐसे दिया हुआ है, ये एंगल 90 डिग्री, तो tan 90 डिग्री इंफिनिटी होता है, tan 90 डिग्री इंफिनिटी होता है। अभी आप लोग सवाल का जवाब मत दीजिए, अभी आप सिर्फ समझिए, आप घर पे बैठ के बनाइएगा। तो जो स्ट्रेट लाइन y एक्सिस के पैरेलल होता है, जो स्ट्रेट लाइन y एक्सिस के पैरेलल होता है, उसका स्लोप जो है वो इनफाइनाइट होता है, आपको दिख रहा होगा। आगे लिखा हुआ है कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ लीनियर मोमेंटम टाइम ग्राफ गिव्स फोर्स, नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड, स्लोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स कंजर्वेटिव फोर्स, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन आर सेम, स्लोप ऑफ 2 परपेंडिकुलर लाइन का प्रोडक्ट -1। इसको समझना पड़ेगा। एक लड़की इसको रिपीट करने बोल रही है, अभी तो हम इधर समझाया ही नहीं है कुछ। एक्स एक्सिस का स्लोप, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप 0, जो लाइन y के परपेंडिकुलर होगा, y के पैरेलल होगा, तो उसका स्लोप इनफाइनाइट। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। थोड़ा सा यहीं पे फिजिक्स में रिलेट हो रहा है, जहां तक तुम सीखे हो वो मैथ्स था, अब हम फिजिक्स में रिश्ता जोड़ रहे हैं, तो यहां पे समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम आपको कुछ देर पहले क्या बोले कि स्लोप होता है dy बाई डी एक्स, कुछ देर पहले ऐसा बताए थे, स्लोप होता है dy बाई डी एक्स, डी बाई डी। देखिए जब आप मैथ्स पढ़ेंगे तो एक्स और वाई आता है, फिजिक्स पढ़ेंगे तो रेयरली एक्स एंड वाई आता है। फिजिक्स में वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सब आता है, और ये सब किसी को भी एक्स और वाई से डिनोट नहीं करेंगे, कुछ और रिप्रेजेंटेशन होगा।
तो हम लोग इसको जनरलाइज कर रहे हैं, थोड़ा सा फिजिक्स के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो dy बाई डी एक्स मतलब कि जो फिजिकल क्वांटिटी वर्टिकल लाइन पे था, फिजिकल क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस या ऑन वर्टिकल लाइन, वाई एक्सिस मत बोलिए, ऑन वर्टिकल लाइन बाय फिजिकल क्वांटिटी ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन। बहुत आसान है यदि आप समझना चाहें तो, कि स्लोप कैसे रिलेट करते हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी वाई एक्सिस पे होता है या वर्टिकल लाइन पे होता है उसमें डी लगा देते हैं, होल डिवाइडेड बाय जो फिजिकल क्वांटिटी हॉरिजॉन्टल लाइन में होता है उसमें डी लगा देते हैं। जैसे तुम लोग जवाब देने की कोशिश करो कि यहाँ टी है, एक जगह डिस्प्लेसमेंट है, इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट, और दूसरे जगह में टाइम है। तुम लोग बताने की कोशिश करो कि इसका स्लोप कैसे डिफाइन करेंगे इससे रिलेट करते हुए। तो डी फिजिकल क्वांटिटी ऑन वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन पे एक्स है तो ये एक्स हो गया, बाई डी फिजिकल क्वांटिटी ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन टी है तो टी हो गया। मतलब इसका स्लोप लिखेंगे तो एक्स और टी का, तो स्लोप का वैल्यू हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। और आने वाले दिनों में काइनेमैटिक्स में पढ़ेंगे, इसको वेलोसिटी बोलते हैं। शायद तुम लोग 9th-10th में मैडम तुम लोग को पढ़ाई होगी, देखो बेटा भी एवरेज बराबर होता है x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। इसी को लिखेंगे डेल्टा x बाई डेल्टा t, और आपको पता है कि इसको आगे चल के dx बाई dt लिख देंगे यदि लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 होगा। तो अभी आप इसमें मत जाइए, कोई बोलेगा ये भी कैसे हो गया, तो आपको बाद में बताया जाएगा। जैसे आप ओम्स लॉ 10th क्लास में रट्टा मारे हैं, भी बराबर आई आर, आप नहीं जानते ओम्स लॉ क्या होता है, आपको 12th क्लास में सिखाया जाएगा ओम्स लॉ क्या होता है। आप जीवन में बहुत कुछ रट्टा मारते हैं, भारत की राजधानी दिल्ली है, आप रट्टा मारे हुए हैं, आप नहीं जानते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली कैसे हुआ था, उसके पीछे कहानी क्या था। भारत की राजधानी पहले दिल्ली था, बाद में भारत का राजधानी नई दिल्ली हुआ। शायद आप नहीं जानते होंगे कि भारत का राजधानी नई दिल्ली कौन कराया था, तो छोड़िए वो सब लफड़ा, याद कीजिए भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तो dx बाई dt फिलहाल वेलोसिटी होता है, dx बाई dt फिलहाल वेलोसिटी होता है, ऐसा समझ के चलिए, आगे बताया जाएगा आपको काइनेमेटिक्स में। तो ये कैसे रिलेट किए शायद आपको समझ में आया होगा कि d उसमें लगाना है जो वर्टिकल लाइन में है, होल डिवाइडेड बाय d उसमें लगाना है जो हॉरिजॉन्टल लाइन में है। अब ये जो भी होता हो, फिजिक्स कहता है कि dx बाई dt वेलोसिटी होता है, इसका मतलब कि यही वेलोसिटी होगा। तो आगे चल के हम लोग को कभी डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दिया होगा और बोलेगा इसका वेलोसिटी कैलकुलेट करो, तो हम लोग इसका स्लोप कैलकुलेट करेंगे, और स्लोप का जो आंसर आएगा वही वेलोसिटी का आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। वैसे ही मान लो कि यहाँ पे v है और यहाँ t है, तो आप इसका स्लोप निकालने की कोशिश कीजिए। हम आपको बोले d उसमें लगाना है जो यहाँ है, तो d, फिर d यहाँ वाले में लगाना है, बाद में आपको बताया जाएगा ये क्या होता है, या 9th में थोड़ा बहुत सुने होंगे कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। इसका मतलब कि dv बाई dt को एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो dv बाई dt एक्सेलरेशन होगा, मतलब स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ
स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन देगा। वैसे ही यहाँ पे मान लीजिए कि p है और यहाँ पे t है, जहाँ p का मतलब है लीनियर मोमेंटम। तो इसका जब आप स्लोप लिखेंगे तो आप ही लोग बता दीजिए। तो आप लिख सकते हैं कि dp बाई dt, तो ये हो जाएगा बच्चा dp बाई dt, और आपको ये बताया जाएगा न्यूटन सेकेंड लॉ में कि ये फोर्स होता है। dp बाई dt न्यूटन्स के सेकेंड लॉ में ये फोर्स होता है, ऐसा आपको बताया जाएगा। वहाँ तो कुछ और भी एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है, वो एग्जाम्पल 12th के बच्चा को समझ में आ जाएगा, लेकिन जो बच्चा इसमें 11th का है उसको समझ में नहीं आएगा। तो हम अन्य जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिए हैं उसको अभी आपको समझने की आवश्यकता नहीं है, वो क्लास 12th में आएगा, तो उसको छोड़ देते हैं। एक वर्क एनर्जी पावर नाम के चैप्टर में आएगा, उस चैप्टर में बताया जाएगा। चूँकि ये सब आप थोड़ा थोड़ा जानते हैं इसलिए हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप वर्क एनर्जी का यहाँ जो एग्जाम्पल दिए हैं 11th का बच्चा नहीं जानता है, इसलिए हम उसको नहीं बता रहे हैं। 12th का बच्चा 12th या 12th पास समझ सकता था, छोड़िए उसको रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आइए एक लाइन और लिखा हुआ है कहीं कि स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन जो y एक्सिस के काफी क्लोज है, 5 नंबर पॉइंट, 5th नंबर पॉइंट बता रहे हैं। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन लाइंग क्लोजर टू y एक्सिस हैविंग मोर स्लोप देन द स्ट्रेट लाइन लाइंग अवे फ्रॉम y एक्सिस। थोड़ा सा आपको यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। tan 0 डिग्री 0 होता है, tan 30 डिग्री 0.58 होता है, tan 37 डिग्री 0.75 होता है, tan 45 डिग्री 1 होता है, tan 53 डिग्री 1.33 होता है, tan 60 डिग्री 1.73 होता है, tan 76 डिग्री 4 होता है, और tan 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। तो देखिए आप यहाँ वैल्यू से समझने का प्रयास कीजिए कि हम जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे tan थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। एंगल कम है तो वैल्यू भी कम दे रहा है, और एंगल का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो ओवरऑल tan थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे एंगल का वैल्यू इंक्रीज करेगा वैसे वैसे tan थीटा का वैल्यू बढ़ेगा। तो समझो तो यहाँ पे ये दोनों लाइन है 1 और 2, ये एंगल थीटा 1 मान लो बना रहा है, ये एंगल थीटा 2 बना रहा है। तो थीटा 2 बड़ा है थीटा 1 से, देखने से ऐसा लग रहा है कि ये एंगल बड़ा है और ये एंगल छोटा है। आप इसमें tan लगा दीजिए तो देखिए tan थीटा 2 बड़ा है tan थीटा 1 से, tan थीटा 2 को 2 का स्लोप बोलेंगे, tan थीटा 1 को 1 का स्लोप बोलेंगे। तो इसका स्लोप ज़्यादा आया, इसका स्लोप कम आया। जो लाइन y के तरफ होता है, जो लाइन y के करीब होता है उसका स्लोप ज़्यादा होता है, और जो लाइन y एक्सिस से दूर होता है उसका स्लोप कम होता है। कैसे आप देखते चलिए, और ये सब रिजल्ट आपको आगे फिजिक्स पढ़ने के लिए याद रहना चाहिए ताकि आप जल्दी जल्दी सवालों के जवाब दे सकें। तो जो स्ट्रेट लाइन y एक्सिस के करीब होता है उसका स्लोप ज़्यादा होता है, और जो स्ट्रेट लाइन y एक्सिस से दूर होता है उसका स्लोप कम होता है। ये बात आपको समझना है। dp बाई dt में भाई p लीनियर मोमेंटम है, ऐसा नोट्स में भी लिखा हुआ है और ऐसा हम वहाँ भी बोले थे। तो dp बाई dt में p जो है वो लीनियर मोमेंटम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप नोट्स इसीलिए हम बोलते हैं कि एक बार लिख लीजिए
लिख लेंगे तो वर्ड का कंफ्यूजन नहीं रहेगा, वहां पे सारा बात लिखा हुआ है। पर कोई बात नहीं, अभी आज आपका पहला क्लास है, धीरे धीरे आपको बात समझ में आने लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ 3 पार्टिकल आर शोन इन फिगर, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ऐसा दिया है कि यहाँ पे x है, यहाँ पे t है और 3 डायग्राम दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है 1 2 3। इसमें कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है वेलोसिटी के रिगार्डिंग कि तीनों का वेलोसिटी बराबर और जीरो होगा, तीनों का वेलोसिटी बराबर और जीरो नहीं होगा, वेलोसिटी का ऑर्डर कुछ ऐसा होगा। और फोर्थ ऑप्शन है कि वेलोसिटी का ऑर्डर कुछ ऐसा होगा। तो कैसे जवाब देंगे? हम तुमको बोले एक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल छोड़ देना है, पढ़ाते रहें। पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 11th का बच्चा छोड़ देगा, 12th वाला को खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, पास वाले को। और उसके बाद नहीं समझ में आएगा तो आपको चैप्टर में बताया जाएगा। आपको जस्ट बताना चाह रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे चल के हर चैप्टर में एक दो न्यूमेरिकल स्लोप पे आधारित होगा, स्लोप पे डिपेंडेंट होगा, इसलिए आपको स्लोप को बहुत अच्छे से समझना है। तो जो नहीं बता रहे आप उसको छोड़ दीजिए, जो बता रहे हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए 1 2 3, इसमें वेलोसिटी बताना है, कौन सा ऑप्शन सही है। अभी हम आपको बताए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा बच्चा, तो उसका स्लोप वेलोसिटी देगा। अभी जस्ट बताए कि स्लोप वेलोसिटी देगा और यहाँ से वेलोसिटी निकलेगा। 3 अलग अलग लाइन है तो 3 अलग अलग स्लोप होगा, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया। तीनों स्लोप बराबर नहीं होगा, चूंकि 3 डिफरेंट स्ट्रेट लाइन है तो 3 डिफरेंट स्लोप होगा, इसलिए पहला और दूसरा दोनों गलत हो गया, चूंकि ये दोनों इक्वल दिया है। अब आइए इन दोनों में, आप देख रहे हैं कि ये लाइन y के सबसे वर्टिकल लाइन के सबसे नजदीक है। जो लाइन वर्टिकल के सबसे नजदीक होगा उसका स्लोप ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा इसका होगा, फिर इसका होगा और फिर इसका होगा। तो आप यहां से आंसर मार सकते हैं कि इसका आंसर 4 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया बच्चा लोग कि ऐसा एक डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे x है, यहाँ पे t है, ये एंगल 37 डिग्री है और ये एंगल 53 डिग्री है, ये 1 है और ये 2 है। xt ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, टीवी पे नहीं आ रहा है, स्लोप वेलोसिटी देता है। तो पहला का वेलोसिटी होगा बच्चा लोग tan 37 डिग्री और इसका वैल्यू होता है 3/4। दूसरा का वैल्यू होगा बच्चा लोग tan 53 डिग्री ऐसा, और इसका वैल्यू होता है 4/3। tan 37 हाँ यही तो हम बता रहे हैं जी कि जो y एक्सिस के नज़दीक होता है उसका स्लोप ज़्यादा होता है, तो इधर वाला का स्लोप ज़्यादा होगा, इधर वाला का कम होगा। इसका स्लोप देखिए, ये 37 बना रहा है, ये 53 बना रहा है, तो दोनों का वैल्यू लिख दिए। अब आइए रेशियो कैलकुलेट करना है v1/v2, तो ये हो गया 3/4/4/3, 9/16 या 9:16, ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चा लोग कि ये x है, ये t है, ऐसा डायग्राम दिया हुआ है।
और इसमें बताना है कि इसका वेलोसिटी के बारे में आप क्या बता सकते हैं। एक लड़का इसमें पूछा है कि सर ये सब वैल्यू हम लोग को याद करना पड़ेगा, तो याद थोड़ा कर लेते तो ठीक है, और नहीं तो आपको सब जगह ब्रैकेट में लिखा हुआ मिलेगा। अभी आप देखे होंगे हम बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ पे इसका वैल्यू दिया हुआ है, आपको एक नीचे में टेबल बना दिए हैं और टेबल में सारा वैल्यूज लिखा हुआ है। आप ज़्यादा चिंता ना करें, वहाँ से देख करके इसका वैल्यू को लिखें। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। इसके बारे में हमको बताना है कि इसका वेलोसिटी के बारे में आप क्या बता सकते हैं ग्राफ से। जैसे आप किसी का शकल देख के बता सकते हैं ना कि ये शरीफ आदमी होगा, बदमाश आदमी होगा, भोला है, तो वैसे आपको इसका ग्राफ देख के बताना है कि आप इसके बारे में क्या बता सकते हैं। तो मान लीजिए कि एक लाइन यहां लीजिए, एक यहां। आपको बताया कि एक्स-टी ग्राफ का स्लोप यह आपको वेलोसिटी देगा, ठीक है। एक लड़की लिखी है अदिति वर्मा, फर्स्ट द वेलोसिटी इंक्रीजेज एंड देन इट बिकम्स कांस्टेंट, इसका गलत जवाब है। ये मूविंग ऑब्जेक्ट हैज स्टॉप्ड इन द गिवन ग्राफ, ये सही लड़का लिखा है, कशिश चौबे समथिंग लिखा हुआ उसका नाम। वेलोसिटी इज इंक्रीजेज एंड देन कांस्टेंट, ये गलत है। चलिए अब हम बता देते हैं। एक लड़का बहुत अच्छा जवाब दिया है, युक्ता शर्मा या लड़की जो भी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन कम्स टू रेस्ट, ये बहुत सही जवाब है। देखिए ये एंगल आप थीटा लीजिए, मान लीजिए कि ये वैल्यू 10 है और ये वैल्यू मान लीजिए 2 है, अपने मन से कुछ भी मान लेते हैं। तो tan थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो 10/2, तो ये 5 होगा। और हम बताए थे कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप चेंज नहीं होता है, तो इसका स्लोप चेंज नहीं होगा यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होगा। यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। और इसके बाद आइए, ये एक अलग स्ट्रेट लाइन है, ये एक अलग स्ट्रेट लाइन है। हम बताए थे कि स्ट्रेट लाइन चेंज होता है तो स्लोप भी बदल जाता है, तो ये स्ट्रेट लाइन अलग है तो स्लोप भी बदल जाएगा। तो इसका स्लोप क्या होगा बच्चा लोग, हम बताए थे कि एक्स एक्सिस के जो पैरेलल होता है उसका स्लोप 0 होता है, मतलब कि वेलोसिटी 0 होगा। तो पहले ऑब्जेक्ट कुछ वेलोसिटी से जा रहा था और वो फिक्स्ड था, अचानक से 0 हो गया, चलते चलते आदमी गिर के मर गया। तो वेलोसिटी, इनिशियली वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन सडनली कम्स टू रेस्ट, ये इसका आंसर होगा। आप वहां देखिएगा आंसर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया बच्चा लोग कि यहाँ पे एक्स, यहाँ पे भी है, अच्छा वहाँ गलती थोड़ा सा ऑप्शन लिखा गया ना, यहाँ पे भी है, यहाँ पे टी है, या आप इसको ना ठीक है रहने दीजिए। यह ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ पे 3, वहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3, ऐसे करके कुछ ऑप्शंस है। आप इसको चेंज कर दीजिए, थोड़ा गलती लिखा गया है, A1 A2 ग्रेटर देन A3 आप ऐसा लिख दीजिए, थोड़ा सा रिप्लेस कर दीजिएगा। A1 लेस देन A2 लेस देन A3, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू 0, और चौथा ऑप्शन A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए आपको बताए थे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है बच्चा लोग वो एक्सेलरेशन देता है। पढ़ाए थे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, तो इसका स्लोप एक्सेलरेशन देगा। एक ही स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कहीं चेंज नहीं होगा, लाइन चेंज होता है तो स्लोप चेंज होता है। तो यहाँ पे एक ही स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप चेंज नहीं होगा, तो तीनों जगह का स्लोप इक्वल आएगा। तो ये या ये में कोई एक आंसर होगा। आप ये कहते हैं ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। अब आइए कि ये दोनों में कौन होगा।
ग्राफ यदि x के पैरेलल होता तब आपका ये आंसर होता, पर चूंकि इसका स्लोप 0 नहीं होगा, केवल x के पैरेलल का स्लोप 0 होता है, इसलिए इसका आंसर जो है वो 4th हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये पैरेलल नहीं है x के, इसलिए इसका स्लोप 0 नहीं होगा। तो एक अच्छा लड़की जवाब दिया, अदिति वर्मा, a1 बराबर a2 बराबर a3 नॉट इक्वल टू 0। जी हाँ, यही आंसर होगा आपका। चलिए एक अगला थोड़ा बड़ा सवाल बनाते हैं। आप जितना बातों को समझ रहे हैं, तो अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक हम लोग थोड़ा आसान आसान सवाल बनाए। देखिए यहां पे x है बच्चा लोग, यहां पे t है। ये डायग्राम जो है वो ऐसे दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है। ये 10 है, ये 2 है, ये 6 है और ये 8 है। तुमको इसमें बताना है कि फलना सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगा। जैसे वो फलना लिखा हुआ है, यहाँ 1 है, 5 है और 6.5 है। ठीक है, 1 है, 5 है और 7 है। एक नोबिता भारद्वाज, ये सॉरी संकेत कुमार है कि कह रहा है लास्ट क्वेश्चन रिपीट कीजिए। तुम व्हाट्सएप में पूछ लेना जी, देखते हैं तुम्हारा क्या डाउट है इसमें। अब चूंकि वो मिटा दिए, यहां ध्यान दीजिए। इसके बारे में बताना है कि कहां पे वेलोसिटी क्या होगा। थोड़ा सा गौर से देखिए इसमें कितना लाइन है। एक स्ट्रेट लाइन ये है, दूसरा स्ट्रेट लाइन ये है और तीसरा स्ट्रेट लाइन ये है। हम बोले थे कि स्ट्रेट लाइन बदल जाता है तो स्लोप भी बदल जाता है। तो ये अलग है तो इसका स्लोप अलग, इसका स्लोप अलग और इसका स्लोप अलग। बट एक गिवन स्ट्रेट लाइन का स्लोप चेंज नहीं होता है। तो हम बात करते हैं t का वैल्यू 0 से 2 के बीच में। 0 से 2 के बीच में ये एंगल थीटा मान लीजिए, ये 10 है बच्चा लोग, तो ये भी 10 हो जाएगा। तो ये 10 डिवाइडेड बाई 2, तो 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 5 आएगा और ये स्लोप वेलोसिटी देता है। तो आप कह सकते हैं कि ये 5 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी हो जाएगा। अब आइए t का वैल्यू 2 से लेकर के 6 के बीच में, स्लोप इज इक्वल टू, हम बोले थे कि x एक्सिस के पैरेलल का स्लोप 0 होता है, तो ये स्लोप 0 हो जाएगा, तो वेलोसिटी बराबर 0। अब आइए हम लोग बात करते हैं 6 to 8 सेकेंड के बीच में। डायग्राम कुछ ऐसा है, जिनको कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ में आता है बच्चा लोग, 6, 10 और 8, 0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x में 6 है और y में 10 है, तो 6, 10, इधर 8 है, x पे y 0 होता है। अब इसका स्लोप निकालो, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। 0 माइनस 10, 8 माइनस 6, तो यह आ जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड। अब आइए क्वेश्चन में बोला 1 सेकेंड पे क्या होगा, तो समझो ये 2 सेकेंड तक के लिए वैलिड है इसका स्लोप। तो 0 से 2 सेकेंड में कुछ भी पूछेगा तो आंसर 5 मीटर पर सेकेंड होगा। 0 से 2 के बीच में हर किसी का, जैसे बोलता है 1 सेकेंड पे क्या होगा, 1.5 सेकेंड पे क्या होगा, 1.25 सेकेंड पे क्या होगा, 0.575 सेकेंड पे क्या होगा, सब का आंसर सेम होगा, एंड दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। क्यों? तो हम बताए थे कि एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप फिक्स होता है, लाइन बदलता है तो स्लोप बदलता है। क्योंकि ये लाइन चेंज नहीं हुआ 2 सेकेंड तक, तो इसका आंसर चेंज नहीं होगा। अब आइए आप 2 से लेकर के 6 के बीच में, तो 2 से 6 के बीच में हर किसी का आंसर 0 होगा। तो एक बार वो बोला था 5 सेकेंड पे, तो 5 सेकेंड पे भी आंसर 0 होगा, तो 5 सेकेंड पे भी आंसर 0 हो गया।
एक बार वो पूछा था 7 सेकेंड पे, तो 7 सेकेंड यहाँ कहीं आएगा बच्चा लोग, इस लाइन के स्लोप से निकलेगा, और 6 to 8 में कहीं भी जाएंगे तो आंसर सेम आएगा। तो 6 to 8 में -5 आया है, तो 6 to 8 में जो भी टाइम आएगा उसका आंसर वही होगा, उसका आंसर जो है वो चेंज नहीं होगा, ऐसा। तो ये हो गया आपका आंसर, वहाँ लिखा हुआ है, आप समझने की कोशिश करेंगे। अब इस आधार पे आपको 3 क्वेश्चन नीचे दिया गया है, ठीक है। आप देखते हैं कौन इस 3 सवाल का जवाब बना सकता है। एक क्वेश्चन हम पहले भी दिए थे, शायद याद होगा, और 3 क्वेश्चन यहाँ लास्ट में दिया हुआ है। जिनको आज का क्लास थोड़ा समझ में आया है, आप लोग इसको बना के रखिएगा। जो लोग को लगता है कि नहीं हम एकदम सही बनाए होंगे, वो मेरे इंडिविजुअल नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं, हम चेक कर लेंगे। अदरवाइज हम लोग इसकी चर्चा अगले क्लास में करेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो स्लोप करीब करीब आपको खत्म हो गया। अगला हम लोग बात करेंगे अगला दिन जब एक नया टॉपिक आएगा। फिलहाल आप लोग इसको दोबारा पढ़िएगा और कोशिश करना है हर किसी को कि नोट्स एकदम अच्छे से बनाना है। क्वेश्चन को इंग्लिश में लिखना है, ये क्वेश्चन को रेड कलम से लिखना है, और आंसर को आपको अन्य ब्लैक या ब्लू से बनाना है। और जो भी नोट्स आपको भेजा जाए, पॉसिबल हो सके तो पहले लिख लीजिए, और यदि पढ़ने के बाद लग रहा है कन्फ्यूजन हो रहा है, तो समझ नहीं आ रहा क्या क्या लिखा हुआ है, तो आप उसको छोड़ दिया कीजिए, वो पढ़ा देने के बाद लिखिएगा, क्योंकि पढ़ाने के बाद शायद आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जो लोग नोट्स नहीं लिखना चाहते हैं पढ़ाने के पहले, वो लोग कम से कम एक बार रीडिंग जरूर मार के आइएगा, एक बार ऊपर ऊपर पढ़ लीजिएगा कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। थैंक यू। ऑन कर दिए। स्टार्ट करें, वहाँ से हो गया है। अरे बहुत कम बच्चा लगता है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास जो है उसमें से कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे, चलो आज हम लोग उस क्वेश्चन का कुछ आंसर कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ था, एक इस टाइप का था, एक क्वेश्चन था जिसमें से 1 यहाँ पे था, 2 यहाँ पे था और 3 यहाँ पे था, और इसमें हमको बताना है कि स्लोप कहाँ पॉजिटिव होगा और स्लोप कहाँ नेगेटिव होगा। स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव हम लोग को बताना था। तो देखिए 1 पे आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए या अलग अलग फ़ोटो बना लीजिए। ऐसा है 1 पॉइंट यहाँ है, तो टेंजेंट खींचेगा तो ऐसे आएगा। ये टेंजेंट एक्स एक्सिस को यहाँ कट कर रहा है, तो जहाँ कट कर रहा है उसके राइट साइड जाइए और राइट साइड से एंटी क्लॉकवाइज जाइए। इसमें जो एंगल बनेगा, इस एंगल का tan थीटा निकाल दीजिए, तो यही आपको जो है वो स्लोप देगा। आप देख रहे हैं कि ये थीटा लेस देन 90 है, और हम बताए थे कि 0 to 90 डिग्री में tan थीटा जो है वो पॉजिटिव होता है, 90 to 180 डिग्री में tan थीटा नेगेटिव होता है। चूँकि ये 90 से कम है तो इसलिए स्लोप पॉजिटिव होगा। एक लड़का का ऐसा सवाल भी था कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि कब स्लोप पॉजिटिव होता है और कब स्लोप नेगेटिव होता है। तो वह एंगल से डिसाइड होगा। यदि वह एक्यूट एंगल होगा तो स्लोप पॉजिटिव होगा, और यदि ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो स्लोप नेगेटिव होगा। और यह एक्यूट ऑब्ट्यूज देख लीजिए, जैसे अभी यहाँ पे एक्यूट बना है। अब आइए पॉइंट 2 पे बात करते हैं। पॉइंट 2 मान लीजिए कि यहाँ है, तो यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे तो ये एक्स के पैरेलल आ जाएगा, तो इसमें एंगल जो है वो 0 डिग्री बनेगा। tan 0 डिग्री 0 होता है, इसलिए इसका स्लोप 0 होगा। तो कल हम बताए भी थे कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो उसका स्लोप 0 होता है।
अब इस 3 पॉइंट पे रह गया, हम एक नया फोटो बना देते हैं। 3 पॉइंट यहाँ है, ज़्यादातर बच्चा जो है वो इसमें कंप्लेन किया हुआ, गलत बनाया हुआ है। तो देखिए ये कैसे बनेगा, यहाँ पे एक टेंजेंट खींचिए आप, इस तरीके का टेंजेंट जाएगा, और यहाँ पे कुछ लोग फिर एंगल भी गलत लिया हुआ है। देखिए ये लाइन एक्स एक्सिस को यहाँ कट कर रहा है, और जहाँ कट किया उसके राइट साइड जाइए और उसके बाद घूम के आइए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा। आप यदि देख पा रहे हैं तो थीटा ग्रेटर देन 90 है, तो हम लोग ऐसा कहेंगे कि इसका स्लोप जो है वो नेगेटिव हो गया। तो फाइनल आंसर लिखिएगा, तो फाइनल आंसर क्या होगा, 1 पे पॉजिटिव आया, 2 पे 0 आया, और 3 पे जो है वो नेगेटिव आया। तो एक ये क्वेश्चन था, ये जो है सो क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब आइए इसका अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ऐसा दिया हुआ था, ऐसा फोटो दिया हुआ था इस तरीके से, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, और यहाँ पे 2 है, यहाँ x है मान लीजिए, यहाँ t है, और यहाँ -10 है, और यहाँ +10 है। इसका वेलोसिटी निकालना था। तो हम पढ़ाए थे कि इसका स्लोप जो है xt ग्राफ का, स्लोप से जो है वो वेलोसिटी निकलेगा, इसके स्लोप से जो है वो वेलोसिटी निकलेगा। तो ये भी बताए थे कि एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, लाइन चेंज होता है तो स्लोप चेंज होता है। आप यहाँ देखिए कितना स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन ये है और दूसरा स्ट्रेट लाइन ये है, मतलब कि यहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइन है। तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन 0 से 2 सेकेंड तक है, और ये 2 से 6 है। तो एक बार हम लोग कैलकुलेट करेंगे 0 से 2 के बीच में। तकलीफ है तो कोऑर्डिनेट सेट कर दीजिए, यहाँ का कोऑर्डिनेट 0 0 होगा, और यहाँ का कोऑर्डिनेट 2, -10 होगा। ओरिजिन है तो इसमें शंका नहीं है किसी को। हम यहाँ निकाल रहे हैं तो इधर 2 कोऑर्डिनेट है और इधर 10 है, तो इधर 2 है इधर 10 है, तो इसका कोऑर्डिनेट 2, -10 होगा। अब आइए स्लोप निकालिए। तो स्लोप का फार्मूला पढ़ा है बच्चा लोग, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। y2 यहाँ ले लेते हैं -10, और ये 0 डिवाइडेड बाई 2 - 0, तो -10/2 ये -5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब आइए आप 2 से 6 के बीच में कहीं भी कोऑर्डिनेट लेक बना सकते हैं, यहाँ में सॉल्व कीजिए या यहाँ डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट 6, 10 होगा, इधर का कोऑर्डिनेट 6 हुआ और ये 10 हुआ, तो 6, 10, और यहाँ से यहाँ तक एक ही स्ट्रेट लाइन है। तो इसका स्लोप निकालिए आप, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। यहाँ 10 देखिए, यहाँ -10 है, y का बात कर रहे हैं, तो ऐसा हो गया 10 और -10, y2 - y1। अब x2 - x1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 - 2 मीन्स की 20/4। तो यहाँ से भी वेलोसिटी आपका 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो 0 से 2 सेकेंड में भी 5 मीटर पर सेकेंड, और 2 से 6 में भी 5 सेकेंड। तो इसमें क्वेश्चन पूछा था कि इसका वेलोसिटी निकालिए 1 सेकेंड पे, 3 सेकेंड पे और 5 सेकेंड पे। तो 1 सेकेंड इधर कहीं आएगा तो 5 -5, 3 यहाँ आएगा और 5 यहाँ आएगा, तो 3 और 5 का सेम होगा। तो कोई सही जवाब लिखा है ज्योति कुमारी, -5, 5, 5 इसका सही जवाब हुआ। 1 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी होगा आपका -5 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड पे इसका होगा +5, और 5 सेकेंड पे भी इसका आंसर होगा +5 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड कहीं यहाँ है, 3 कहीं यहाँ होगा, 5 कहीं यहाँ होगा। चूँकि ये लाइन सेम है तो 3 और 5 का आंसर सेम आएगा, जबकि 1 सेकेंड का आंसर थोड़ा अलग आएगा।
ठीक है। जैसे एक लड़का है संतोष कुमार लिखा, सर ये समझ नहीं आया। देखो भाई, नहीं आया तो ऐसा है संतोष कुमार कि एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है। लाइन चेंज होता है तो स्लोप चेंज होता है। 0 से 2 सेकेंड तक एक ही लाइन है, तो इसका स्लोप निकालिए। देखिए वहां पे निकालें, इसका कोऑर्डिनेट 0 0, इधर 2 है तो 2, और नीचे 10 है तो -10। तो हम लोग निकाल के कोऑर्डिनेट सॉल्व कर दिए तो -5 आ गया, फार्मूला है। अब यहां से यहां तक एक सिंगल लाइन है, 2 सेकेंड से 6 सेकेंड, एक ही लाइन आगे गया हुआ है। तो हम लोग कोई भी 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। यहाँ लिखें, आप चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं। यहाँ से सॉल्व कीजिए, यहाँ से, यहाँ और यहाँ डायरेक्ट, तीनों का आंसर सेम आएगा। तो हम यहाँ और यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। तो आप देखिए 2 से 6 के बीच में फार्मूला लिख दिए, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। अब उसके बाद उसमें फार्मूला पुट करके और सॉल्व कर दिए, तो आंसर आ गया इसका। 3 सेकेंड यहाँ होगा, 5 सेकेंड यहाँ होगा। ये स्ट्रेट लाइन 2 से 6 के बीच में है, तो 2 से 6 के बीच में कहीं भी आंसर 5 होगा, तो 3 और 5 पे आंसर 5 होगा। यदि कोई बच्चा आज पहला बार क्लास कर रहा है तो शायद उसको समझ में नहीं आएगा, कुछ देरी के बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब उसको समझ में आएगा। और जो लोग पिछला क्लास अटेंड किए थे उनको समझ में आएगा, उनको दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन और दिए थे इसमें, तो देखिए वो क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन आपको ऐसा दिया गया था, इस तरीके से ऐसा था। यहाँ पे 30 है, यहाँ वेलोसिटी था, ये 60 है। 2 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, और ये था 10 सेकेंड। इसमें एक्सेलरेशन निकालना है। VT ग्राफ का स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन देता है, ऐसा हम पिछला दिन पढ़ाए थे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया होगा, तो इस ग्राफ का हम लोग स्लोप कैलकुलेट करेंगे। ये स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन देता है। चलिए देखिए, अब ये लाइन यहां तक गया हुआ है 0 से 2 सेकेंड तक। तो एक बार आप चर्चा कीजिए, 0 से 2 के बीच में आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। मान लीजिए कि ये थीटा है, तो ये हाइट 30 है, मतलब ये भी 30 है, तो tan थीटा स्लोप देता है, तो tan थीटा निकालिए, यही एक्सेलरेशन होगा। और ये हो गया आपका 30/2, ये 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर होगा। अब आइए 2 से 6 के बीच में, 2 to 6। पिछला दिन हम बताए थे कि एक्स एक्सिस के जो पैरेलल होता है उसका स्लोप 0 होता है। इसका स्लोप जो है वो 0 हो गया, मतलब कि एक्सेलरेशन भी 0 हो गया। इस लाइन में टाइम है। अब आइए आप 6 to 8 के बीच में, कुछ लोगों को यहाँ एंगल बनाने में दिक्कत होगा, तो कोऑर्डिनेट लिख दीजिए। इधर 6 है, मतलब ये 6 हुआ, और ये हाइट में 30 है, तो 6,30 ये इसका कोऑर्डिनेट हुआ। यहाँ का कोऑर्डिनेट लिखिए, इधर 8 है और इधर 60 है, तो 8,60 इसका कोऑर्डिनेट हो गया। अब इसका आप स्लोप लिखिए, तो इसका स्लोप लिखेंगे तो y2 - y1 डिवाइडेड बाय ऐसा, स्लोप एक्सेलरेशन हो गया। यहाँ y2 60 है, यहाँ y1 30 है, तो 60 - 30 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे x2 8 है, यहाँ पे 6 है, तो 8 - 6, ये भी आ रहा है आपका 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आइए इस लाइन का बच गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। कोऑर्डिनेट आप समझते हैं तो 10,0 होगा। इधर ये 10 है और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसका स्लोप लिखिए आप। ये जो इंटरवल है वो 8 से 6
8 से 10 के बीच में है, तो हम लोग इसका स्लोप निकाल रहे हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 60 है, यहाँ 10 है और यहाँ पे 8 है। आप देखिए कि ये -30 आ रहा है ऐसा। तो मैग्नीट्यूड में बात करें तो मैग्नीट्यूड में मैक्सिमम 30 होगा। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ये वैल्यू जो है सो 30 हो जाएगा। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ये 30 हो जाएगा। कोई बोलेगा सर वो तो माइनस में है। देखिए एक मैग्नीट्यूड होता है -10, इसको मॉड बोलते हैं, मॉडुलस, MODULUS, मॉडुलस। तो ये इसको 10 बना देता है, लेकिन 5 में ऐसा लगाएंगे तो ये 5 ही रहेगा। तो मैग्नीट्यूड लगाएंगे तो माइनस रिमूव हो जाएगा, तो आंसर जो है वो 30 हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड में। कोई बोलेगा सर वो तो डी एक्सेलरेशन है। अरे भैया अभी डी एक्सेलरेशन क्या होता है वो छोड़ो, अभी हम मान लो मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन का वो कंसेप्ट अलग है। ऐसा भी होता है कि माइनस होता है तो भी ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होने पे भी स्पीड बढ़ता है। जो तुम 9th में पढ़े हो कि नहीं, एक्सेलरेशन माइनस होता है तो घटता है और प्लस होता है तो बढ़ता है। यहाँ थोड़ा अलग चीज़ हम लोग कुछ कुछ पढ़ेंगे। तो अभी आपको केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है, एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन रिटार्डेशन उस पर मत जाइए। तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, शायद वहाँ पे ये लाइन छूट गया था, सिर्फ लिखा था फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तब आप 15 कह सकते हैं, लेकिन आप मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कहेंगे, मैग्नीट्यूड वर्ड अटैच करेंगे तो वो जो है सो आपका 30 हो जाएगा। एक लड़की बोल रही है किरण कुमारी सर वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है। वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है, स्पीड नेगेटिव नहीं होता है। वेलोसिटी में भी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, पर अभी हमारा वो काइनेमेटिक्स का हिस्सा नहीं है, वो सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन आपको दिए थे। अब ये कुछ बच्चा का कुछ कन्फ्यूजन था, वो कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कुछ लोग को कन्फ्यूजन था नोट्स बनाने को लेकर के। तो देखिए आप जो है वो मैथमेटिकल टूल्स का, जैसे जो लोग और भी सर से पढ़ रहे हैं, जैसे रजनीश सर पढ़ा रहे हैं, तो यदि उनका टॉपिक ख़त्म हो गया हो तो उसके आगे आप लिख सकते हैं। लेकिन यदि टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ हो तो आप जो है एक नया कॉपी बना लीजिए। हो सकता है कि कुछ लोग बोलेंगे कि सर इतना पेज बोलें उसके बाद हम लिखें, वो भी हो सकता है। और नहीं तो ऐसा भी है कि हो सकता है इसके बाद भी वो चैप्टर कुछ पढ़ाएंगे तो उनका वाला उन्हीं के कॉपी में लिख लीजिएगा। आप एक फ्रेश नया कॉपी बना लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जिनको नोट्स का कन्फ्यूजन था, एक बच्चा को कन्फ्यूजन था किसी को कि सर मैथ्स हम लोग को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में मैथ्स आता है। अभी जो है वो हम लोग मैथ्स का ही सेक्शन स्टार्ट किए हैं, और फिजिक्स में जितना मैथमेटिक्स का रिक्वायरमेंट होगा, चाहे वो जितना भी क्लास लग जाए, जितना भी रिक्वायरमेंट है, सारा मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए आपको अलग से बायो के साथ मैथ लेने की आवश्यकता नहीं है। सारा टॉपिक मैथ्स का यहाँ कवर किया जाएगा जो आपके 11th-12th के फिजिक्स में इस्तेमाल होगा। तो एक ये कन्फ्यूजन था। कुछ लोगों को वो जो हम दिए थे वर्क एनर्जी पावर का एक लाइन लिख दिए हैं, इलेक्ट्रोस्टैट का एक लाइन लिख दिए हैं, तो उनको कन्फ्यूजन का वजह है वो भी क्लियर कर देते हैं। अभी ये जो बैच चल रहा है, इस बैच में 12th पास आउट बच्चा भी पढ़ रहा है और कुछ बच्चा जो 10th पास किया है वो भी पढ़ रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये जो सेक्शन है वो कॉमन सेक्शन है। बहुत लोग 11th-12th फिजिक्स पढ़ते हैं तो उनको बेसिक मैथमेटिक्स कुछ लोग पढ़े हैं, कुछ लोग नहीं पढ़े हैं। हम लोग ये मान के चलते हैं कि आप कुछ भी पढ़ के नहीं आए हैं, तो हम लोग यहाँ 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए ये सब बताया जा रहा है।
तो जो बच्चे 12th के हैं वो पोटेंशियल एनर्जी ये सब टर्म समझते हैं, और जो नहीं पढ़े हैं 10th के हैं वो नहीं समझते हैं। लेकिन फिर भी बोलेगा नहीं आप सिखाइए ना, तो हम बता देते हैं। एक ऐसा फार्मूला होता है माइनस du/dx, ये वर्क एनर्जी में एक फार्मूला होता है। कंजर्वेटिव फोर्स F = माइनस du/dx। आप सपोज करो कि यहाँ पे u लिखेंगे, यहाँ x लिखेंगे, तो इसका स्लोप आएगा du/dx। तो फोर्स कैसे निकलेगा, du/dx में माइनस लगाएंगे तब निकलेगा। तो फोर्स = है माइनस du/dx, तो माइनस रहने दीजिए और इंटू स्लोप लिख दीजिए। तो ये लाइन एक जगह कहीं पे लिखा गया, ठीक है। तो 11th वाला बच्चा को ये लाइन समझना बहुत ज़रूरी नहीं है। 12th वाला ये समझे कि ये सब हम लोग जो पढ़े थे दोबारा रिवाइज कर रहे हैं, या स्लोप का कितना इम्पोर्टेंस है। ऐसे ही एक जगह और लिखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करके लिखे थे। जब आप 12th क्लास का पहला चैप्टर पढ़िएगा तो एक ऐसा फार्मूला पढ़ाया जाएगा माइनस dV/dx, जहाँ E को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं और V को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए यदि हम लोग एक डायग्राम बनाएं V वर्सेस x का, तो इसका स्लोप लिखेंगे dV/dx, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा माइनस dV/dx। तो माइनस रहने दीजिए और dV/dx स्लोप है, तो ये स्लोप हो गया। तो एक लाइन आपको ये भी लिखा गया है कि नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा आपको दिया गया है। एक दो पॉइंट और लिखे हैं, जैसे एक लिखे हैं कि परपेंडिकुलर लाइन है तो m1 × m2 जो है वो -1 होता है। मतलब एक लाइन ऐसा है, दूसरा ऐसा, और ये 90 डिग्री है। इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है। तो दो परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन का प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 होता है। यह भी हम करंट में अभी के टॉपिक में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ऐसा इसलिए नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं कि इसमें जो टॉपिक यूज होगा वो 11th के बच्चा को एकदम भी समझ में आएगा, इसका बहुत कम चांसेस है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ते हैं, और इक्विपोटेंशियल सरफेस के न्यूमेरिकल में हम चाहें तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग बोलते हैं एक लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो 11th के बच्चा को समझ नहीं आएगा, पल्ले नहीं पड़ेगा। तो ये लाइन हम अभी यूज नहीं कर रहे हैं। अभी आप 11th के बच्चा ये मानिए कि दो परपेंडिकुलर लाइन होगा तो इसका स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 होगा, और ये आने वाले दिनों में फिजिक्स में कहीं यूज हो सकता है, वो टीचर पे डिपेंड करता है। इसके बगैर भी बन सकता है क्वेश्चन। लेकिन यदि आप कहीं सॉल्यूशन पार्ट देख रहे हो और ऐसा लिखा है तो आप ऐसा समझिए इसको प्रूव किया जा सकता है मैथमेटिक्स में कि दो परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन हो तो इनका स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 होता है। एक लाइन और नोट्स में लिखा हुआ है, एक लाइन और नोट्स में लिखा हुआ है कि यदि दो पैरेलल लाइन है और इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, और ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल है तो इसको आप लिख सकते हैं m1 = m2, इसका स्लोप सेम होता है। ये टॉपिक हम लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में इस्तेमाल करेंगे। टॉपिक का नाम होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक टॉपिक हम लोग को पढ़ना होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में। केमिस्ट्री में 11th क्लास में और फिजिक्स में 12th क्लास में, कि वहाँ ज़रूरत इसका पड़ेगा कि दो पैरेलल लाइन होता है तो पैरेलल लाइन का स्लोप जो है वो सेम होता है। तो आपको एक लाइन ये समझना है कि दो लाइन यदि पैरेलल होता है तो इसका स्लोप जो है वो इक्वल होता है। तो चलिए ये स्लोप का टॉपिक जो है वो करीब करीब समाप्त हो गया। क्वेश्चन का कोई अंत नहीं होता है, आप जितना क्वेश्चन बनाना चाहें क्वेश्चन उतना बनता रहेगा। तुम लोग जो है सो ग्रुप में अभी ये सब का चर्चा नहीं करो जो टॉपिक से रिलेटेड नहीं है।
अभी आप लोग को जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। आप बाद में अपने दोस्त से बात कीजिएगा, आपको बहुत समय मिलता है बात करने का, आपको एक ब्रेक मिलेगा, ब्रेक में भी आप अपना इंट्रोडक्शन एक दूसरे से करा लीजिएगा। अभी जो है सो आप टॉपिक पे फोकस कीजिए। तो स्लोप का टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक ना इसको वीडियो को अलग कीजिएगा, ठीक है।